आयोजित इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के दूसरे दिन के पहले सत्र में आप सभी महानुभावों का मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। मंच पर अध्यक्षता के लिए उपस्थित आदरणीय आचार्य गिरीश चंदेल जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का भी अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर शोध एवं अनुसंधान की भारतीय दृष्टि एवं पद्धति विषय पर जो बात मैं कहने जा रहा हूं या निवेदन करूंगा आप सबसे, सामान्यतया वो बात अतिरेक लग सकती है, आपको असहज लग सकती है और लीक से हटकर भी लग सकती है। और इसलिए कि कहीं न कहीं जो औपनिवेशिक मानसिकता है, जो कॉलोनियल हैंगओवर है, उससे कोई भी जो प्रबुद्ध व्यक्ति है अपने आप को शुद्ध सनातनी भारतीय मानता है, 100% उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है। इस कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। मैं 100% विषय पर ही रहूंगा, लेकिन बीच बीच में आपको कहीं प्रतीत हो सकता है कि मैं विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन वस्तुतः मैं विषयांतर नहीं होऊंगा। दूसरा विषय, मैं पुस्तकीय बातें भी नहीं करने वाला हूं। मैं व्यावहारिक कुछ बातें आप सबसे निवेदन करूंगा, क्योंकि किताबों में बहुत कुछ लिखा है और एक साहित्यकार, चिंतक, दार्शनिक हुए विद्यानिवास मिश्र जी, वो बार बार इस बात को कहते थे कि आप जितना बोलते हैं उससे 2 गुना आपको लिखना चाहिए, जितना आप लिखते हैं उससे 2 गुना अधिक पढ़ना चाहिए, जितना आप पढ़ते हैं उससे 2 गुना अधिक सुनना चाहिए, और जितना सुनते हैं उससे 2 गुना अधिक आपको विचार चिंतन करना चाहिए। यानी जितना आप विचार और चिंतन करते हैं उसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, वह है बोलने की। आज यह जो औपनिवेशिक मानसिकता है, उसके कारण हम जैसे लोग बोलने में अधिक विश्वास करते हैं, बाकी चीजों में कम विश्वास करने लगे हैं। और किसी का बोलना, अगर वो लिखता नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, वह सुनता नहीं है, विचार नहीं करता है, तो उसके बोलने का कोई अर्थ नहीं होता। हम आज के परिप्रेक्ष्य में दुनिया को देखकर विज्ञान 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 की बहुत सारी बातें करते हैं, और विज्ञान को लेकर एक इतना बड़ा हवा और वायुमंडल स्वयं खड़ा कर देते हैं कि वो अनेक बार असहज की स्थिति उत्पन्न करता है। अगर हम गहराई में जाएं, विज्ञान के बहुत तज्ञ लोग हैं, मैं तो विज्ञान के विषय में मेरी जानकारी, किसी भी विषय में मेरी जानकारी यहाँ बैठे लोगों से शायद बहुत कम होगी, लेकिन जहां तक विज्ञान की बात है, विज्ञान की सभी शाखाओं की जननी गणित को मानते हैं, और गणित का आधार दर्शन से आरंभ होता है। गणित में अगर संख्याओं को हटा दिया जाए तो गणित का कोई अर्थ नहीं है, और गणित का कोई अर्थ नहीं है। वो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0। अगर मैं किसी से पूछूं कि एक नंबर की जो संख्या है, जिसको ऐसे पाई जैसा लिखते हैं, उसको किसी ने देखा है, तो शायद कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। पहली बार जिसने आपको बताया कि ये सिर्फ 1 कहते हैं, उससे भी और आज तक आपने कभी नहीं प्रश्न किया कि इसे ही 1 क्यों कहते हैं, ये कैसे 1 हुआ। 2 है, वो 2 कैसे और क्यों हुआ। आप किसी से ये जो शून्य है, जिसकी खोज आर्यभट्ट जी ने की, उनको भी हम आप नहीं बताते या पूछते हैं कि ये क्यों है और कैसे है। इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम मान चुके हैं कि ऐसा ही होता है, और इसलिए
लिए कभी नहीं प्रश्न किया। हमको लगता है यहाँ बैठे हुए लोगों के जीवन काल में कोई समय नहीं आया कि जब हमने रुक कर विचार करके ये प्रश्न किया हो कि यह क्यों हुआ और कैसे हुआ। अनेक बार बात आती है दर्शन में कि स्थूल महत्वपूर्ण है कि सूक्ष्म महत्वपूर्ण है, दृश्य महत्वपूर्ण है कि अदृश्य महत्वपूर्ण है। तथाकथित विज्ञान कहता है जो स्थूल है वो महत्वपूर्ण है, जो दृश्य है वो महत्वपूर्ण है, भोजन महत्वपूर्ण है। भोजन के जितने भी प्रकार हैं, जितने भी प्रकार के व्यंजन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पानी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्रत्यक्ष दृश्यमान है, दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो इन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह हमको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता। हमको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता। क्या ये भवन है, ये बिल्डिंग है, इसका ऊपर पूरा वायुमंडल जितना बना हुआ है वो सब अच्छा सुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन इसकी नींव दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन उसके बिना इसके अस्तित्व की आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे शरीर का जो भी हिस्सा है, इसमें वह तत्व जिसके निकलने के बाद इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। आपका सबसे प्रिय व्यक्ति भी इसको घर से तुरंत बाहर कर देना चाहता है। वह तत्व जिसके न रहने पर वह भी सूक्ष्म है, वह भी अदृश्य है, उसके भी आने और जाने की जानकारी हम कर ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। ये जो गणित के अंक हैं, इन अंकों का कोई अस्तित्व नहीं है सिवाय इसके कि ये हमारे मस्तिष्क में बनी हुई एक संकल्पना है। वास्तविक धरातल पर इनका कुछ नहीं है और उन संकल्पनाओं को हम स्वीकार कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, उसको यथार्थ रूप में स्वीकार करते हैं। और इस नाते जब स्वीकार करते हैं तो उन्हीं के सहारे किए गए माप से यह जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसके बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है, बड़े बड़े पुलों का निर्माण होता है। उसी गड़ना पर हवाई जहाज उड़ान भरता है 30,000, 35,000, 40,000 फीट की ऊंचाई पर। उसी के सहारे आप रॉकेट लॉन्चर दागते हैं, उसी के सहारे आपका सुपरसोनिक विमान चलता है, उसी के सहारे आप अंतरिक्ष में जाते हैं। और न जाने कितने केवल मान्यता, केवल मान लेने मात्र से उसकी वास्तविक सच्चाई आपके सामने कैसे आती है, आप कल्पना कर सकते हैं। यह आज के लौकिक जगत की बात है। विज्ञान के तज्ञ लोग हैं, आज के विज्ञान का जितना बड़ा हवा खड़ा किया गया, लगभग 60 ट्रिलियन टन हीलियम हाइड्रोजन बर्न होता है। तो 24 घंटे में सूर्य के फोटोस्फीयर से जो फोटॉन निकलता है, जिससे पूरी सृष्टि को ऊर्जा मिलती है, वह इतना बर्न होता है प्रतिदिन, प्रत्येक 24 घंटे में 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड में वो जलता है, तो इतनी ऊष्मा प्राप्त होती है। कोई वैज्ञानिक आज का यह प्रश्न खड़ा किया कि वह इतना हीलियम और हाइड्रोजन कहां से प्रतिदिन भरता है, हजारों साल से आ रहा है, कौन उसको रिफिल करता है कि ये ऊष्मा निरंतर आ रही है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं और आने वाले अनंत काल तक उपयोग करेंगे। हम किसी से ये नहीं प्रश्न पूछते कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, उस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अगर है तो वो उपयोग हो रही है, उपयोग हो रही है तो खर्च हो रही होगी, और खर्च हो रही है तो वो कहां से भर रही है। इतने हजारों हजार वर्ष से और आने वाले वर्षों में यह क्रिया चलती रहेगी। किसी विज्ञान ने इसका उत्तर नहीं दिया। विज्ञान कुछ नहीं करता, प्रकृति में विद्यमान नियमों का पता मात्र करता है, उसकी जानकारी करके हमको आपको बता देता है कि यह नियम है। आर्किमिडीज ने कहा कोई ठोस वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उस वस्तु के द्वारा हटाया गया द्रव का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है। इसका मतलब आर्किमिडीज ने यह व्यवस्था बनाया नहीं है, ये व्यवस्था प्रकृति ने बनाया है।
उसने पता करके हमको आपको बता दिया। भाव में शक्ति है। अगर आप भारत के बाहर के विज्ञान को ही मान्यता देते हैं जो आसानी से हमको आपको समझ में आता है, तो जेम्स वाट ने भाव में शक्ति पैदा नहीं किया, वो पता करके बताया कि भाव में शक्ति होती है। सवाल यही खड़ा होता है कि हम बार बार ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हैं, और ज्ञान परंपरा होती क्या है? जब प्रकृति में विद्यमान रहस्यों और नियमों को पता करने के लिए आपके मन में कोई कौतूहल, कोई जिज्ञासा और कोई प्रश्न खड़ा होता है, जिस व्यक्ति के अंदर पहली बार इस तरह का प्रश्न खड़ा होता है, वह व्यक्ति ही विद्यावान कहा जाता है। जिसके मन में प्रश्न खड़ा हुआ, अतिरिक्त प्रकार का, एकदम अनूठा प्रकार का प्रश्न खड़ा होता है, वह व्यक्ति विद्यावान कहा जाता है। जो व्यक्ति उस प्रश्न को लेकर प्रक्रिया करता है, प्रोसेस करता है, उसको विज्ञानवान कहा जाता है। यानी जेम्स वाट के मन में प्रश्न आया कि इस केतली का ढक्कन उठ गिर क्यों रहा है। उसके पहले भी उठ गिर रहा था, आज तक उठता गिरता है, लेकिन पहली बार उसके मन में प्रश्न आया कि यह क्यों उठ गिर रहा है, उसको लेकर वो परेशान हुआ। और फिर उसकी जब प्रक्रिया उसने की तो उसको पता चला उस प्रक्रिया के द्वारा, और फिर उसने एक पंक्ति में उसका उत्तर दिया, निष्कर्ष निकाला, रिजल्ट दिया, और वो रिजल्ट था कि भाव में शक्ति होती है। प्रश्न आना व्यक्ति के विद्यावान होने का लक्षण है। उस प्रश्न का उत्तर खोजने की प्रक्रिया करना, प्रोसेस करना उस व्यक्ति के विज्ञानवान होने का लक्षण है। और जो उसका परिणाम है, एक पंक्ति में जो उत्तर आप देते हैं, वो व्यक्ति के ज्ञानवान होने का लक्षण है। इसलिए भारत का कोई ज्ञान परंपरा नहीं है, भारत की हमेशा विद्या परंपरा है। जो व्यक्ति विद्यावान है, विज्ञानवान है और ज्ञानवान, तीनों एक साथ है, ये तीनों प्रक्रिया क्रमशः एक व्यक्ति करता है, उसी व्यक्ति को हम केवल प्रज्ञावान कहते हैं, और किसी को प्रज्ञावान कहलाने का हक और अधिकार नहीं है। जो विद्यावान है, विज्ञानवान है और ज्ञानवान, ये तीनों है, इन्हीं तीनों चीजों के समुच्चय से जब संस्कृत व्याकरण के गहराई में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो विद्यावान है, जो विज्ञानवान है, जो ज्ञानवान है, वही विद्वान है। इन तीनों शब्दों के मेल से विद्वान शब्द की निष्पत्ति होती है। किसी कार्यक्रम में 10-20 पुस्तकों का उल्लेख कर देना, 10-20 लोगों के, लेखकों के नाम का उल्लेख कर देने मात्र से हम उस व्यक्ति को विद्वान कहने लगते हैं। ये बहुत भयानक कॉलोनियल हैंगओवर ऑफ निवेशिक मानसिकता का यही बड़ा लक्षण है जो हमको भारत से विमुख करता है, भारत से अलग हटाता है, भारत से दूर हटाता है। ये आज की बात है। पुरानी बातों को आप ले लीजिए, वेदों के ऋचाओं को आप पढ़िए, आप रामायण को पढ़िए, रामचरितमानस को पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए। दुनिया का रिजल्ट ये बताता है लोकप्रियता के मामले में, बाइबिल, रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता क्रमांक 1, 2, 3 पर काफी वर्षों से, 1976 से, जब से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई है, तब से का आंकड़ा है कि यही तीनों ग्रंथ दुनिया में ग्रंथों की दृष्टि से क्रमांक 1, 2, 3 पर रहते हैं। इन तीनों ग्रंथों में आप पता कर लीजिए कि कोई रेफरेंस बुक का नाम है क्या, किसी संदर्भ ग्रंथ का नाम है क्या। और आज की तारीख में जितने भी शोध हो रहे हैं, जितनी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, उसमें आखिर में 40-50 पृष्ठ में सब रेफरेंस बुक लिखते हैं, उनके नाम और लेखकों के नाम लिखते हैं। रामायण में जहां कोई रेफरेंस नहीं है, उसकी तुलना में श्रीमद् भगवद गीता में कोई रेफरेंस नहीं है, उसकी तुलना में आज की पुस्तकों के मूल्य और महत्व, स्थापना, स्वीकारोक्ति का मूल्यांकन कर लीजिए, वो कहीं नहीं। वेद जो आद्य ग्रंथ है, वैदिक देवताओं की, जिसको आज हम संसाधन, रिसोर्स कहते हैं, मृदा संसाधन। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, आप
ज्यादा बेहतर जानते हैं। जल संसाधन है, मृदा संसाधन है, खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है और वनस्पति संसाधन है। मानव संसाधन भी दुनिया ने लोगों ने कह दिया। ये जो संसाधन है, इन्हीं संसाधनों का भारत में जब हम संकल्प बोलते हैं पूजा करने से पहले, जब हम हवन करते हैं पूजा करने के बाद, तो इन्हीं संसाधनों का उपयोग करते हैं। वेदों की ऋचाओं में इन्हीं संसाधनों की विशेषताओं का महिमा मंडन किया गया है, इन्हीं का गुणगान किया गया है। इनमें क्या क्या अच्छाई है उसकी विशेष, आप भूमि पर्व पढ़ लीजिए, वन पर्व पढ़ लीजिए, अग्नि सूक्त पढ़ लीजिए, जितना भी चाहिए पढ़ लीजिए। और इन सबके अधिष्ठाता देव कौन है? सूर्य। अधिष्ठात्री देवी है माता गायत्री। सूर्य जिससे पूरी सृष्टि का, दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक हो उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे जो संसाधन हैं उन्हीं के अधीन है। और इसीलिए वैदिक ऋचाओं में जब हम वैदिक पूजा पद्धति का अनुसरण करते हैं तो इसीलिए उसमें संकल्प और अंत में हवन यज्ञ का जो विधान है वैदिक संस्कृति में, वो इसी कारण है। जिस शास्त्र में आज विकास का मानदंड कहे जाने वाले सभी संसाधनों की विशेषताओं का आद्योपांत विस्तार में वर्णन किया गया है, उनकी विशेषताओं का, हम उसी वेद को अमान्य करके, अवैज्ञानिक करके और बड़े सिरमौर बन के, बड़े पढ़े लिखे बन के, बड़े कथाकथित वैज्ञानिक बनकर हम फूले नहीं समाते हैं। ये कितना हास्यास्पद स्थिति है। इस बात को अगर हम नहीं समझते, इस बात की गहराई में हम नहीं जाते, तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं कुछ छोड़ जाते हैं। जो वर्तमान विज्ञान है और प्राचीन ग्रंथ भारतीय आधारों के हैं, इन दोनों आधारों पर आप अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा प्रमाण के लिए ग्रंथों का और लोगों के नाम का उल्लेख करना कोई आवश्यक नहीं होता। लोग कहते हैं प्रामाणिक ग्रंथ है। क्यों प्रामाणिक है? क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में 10 किताबों का नाम लिखा है, उनके लेखकों का नाम लिखा है। उन 10 के पास आप जाइए, पूछिए आपने कहां से लिखा, तो वो 10-10 का नाम बताएंगे। फिर उन 100 के पास जाइए तो वो फिर 10-10 का नाम बताएंगे। आप अंत में पता पाएंगे कि जो ये पुस्तक है, इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है, इसका कोई आधार नहीं है। और इसीलिए जब मूल विद्या की, यथार्थ विद्या की, जिसको लोग ज्ञान कहते हैं, और सत्य विद्या की जब बात की जाती है जो भारतीय शास्त्रों में की गई है, तो ये सब बातें दूर दूर तक कहीं नहीं ठहरती। जब रामानुजन ने अपने गुरुजी से पूछा कि किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा एक आता है, उनके मन में यह प्रश्न खड़ा हुआ कि शून्य में शून्य का भाग देंगे तो भी क्या भागफल एक ही आएगा? अपने गुरुजी से प्रश्न किया। इस तरह का प्रश्न जिसके मस्तिष्क में जन्म लेता है, उस व्यक्ति को इस तरह रेफरेंस देने और जानने और समझने की कोई जरूरत नहीं होती। जिसने वनस्पतियों में, हरी वनस्पति है तो सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, उसको ऊर्जा प्राप्त होगी, उसका विकास होगा, फल फूल पत्ती उसमें आएगी। इसका पता करने वाले व्यक्ति को किसी इस तरह के रेफरेंस की जरूरत नहीं होती। जब भी हम मूल ज्ञान, मूल विद्या या यथार्थ विद्या या सत्य विद्या की बात करते हैं तो इन सब चीजों की कहीं कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। वो स्वयं सिद्ध, यानी वो प्रामाणिक प्रमाण होता है। वो प्रामाणिक प्रमाण होता है, उसको प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। जो प्रमाण यानी सत्य वह है जो आप कहें तो अपने आप उसके लिए आपको बताना नहीं पड़े कि यहां से मैं कह रहा हूं, ऐसे कह रहा हूं,
ऐसा नहीं होता। जैसे आप कहा जाता है जिस दिशा में आप खड़े हैं, चाहे जिस भी दिशा में खड़े हों, आपका दाहिने तरफ का जो हिस्सा है वो दाहिना है। आपकी दिशा कुछ भी हो। और इस आलोक में एक बात बहुत ध्यान रखना चाहिए, भारत के जो षड दर्शन हैं, उस षड दर्शन में जो अभारतीय प्रमाण, भारतीय प्रमाण और प्रामाणिक प्रमाण की बात की गई है, और वहां चाहे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत में जितनी भी बातें की गई हैं, और उन बातों के आलोक में जो प्रमाणों की बात की जाती है, वो प्रमाण चाहे अनुमान हो, चाहे उपमेय हो, चाहे शब्द हो, चाहे अर्थापत्ति हो, चाहे प्रमेय हो, इन सब की तह में भी आप जाएंगे। जो सांख्य दर्शन में गौतम ऋषि ने कहा, इन सब की तह में भी जाएंगे तो आपका जो ये मस्तिष्क है वही अपना आधारभूत रोल, आधारभूत भूमिका का निर्वाह करता है। प्रमाण मांगने वाले को भी अगर आप प्रमाण वहां से देते हैं जिसको स्वयं प्रमाण की जरूरत है, जैसे मैं ये बातें जो बोल रहा हूं, अगर मैं कहूं कि अध्यक्ष जी ने मुझे सिखाया इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर अध्यक्ष जी ने ओरिजिनल उनका बताया हुआ है, उन्होंने कहीं से नहीं प्राप्त किया है, तब वह प्रमाण हुआ। अगर उन्होंने भी कहा कि मैं उन्हों से सुन के आया हूं, तो अगर मैं उनको बता रहा हूं तो वो प्रमाण नहीं हुआ। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में अगर हम नहीं रखते हैं तो हम भारत की शोध और अनुसंधान दृष्टि की तरफ नहीं जा सकते। बार बार ये रेफरेंस कोट करना, संदर्भ ग्रंथ बताना और उसके लिए बेचैन और व्याकुल होना, यह अपने आप में बहुत कुछ बात व्यक्त करता है। इतिहास की कुछ बातों का मैं उल्लेख करूं, नाम मैं नहीं लूंगा। एक व्यक्ति हैं, उनको स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा पुरोधा माना जाता है। उनके इतिहास की बात की चर्चा करूं तो वैसे अंतर होगा। ये कहीं नहीं लिखा है, जो कागज में उनके पिताजी का नाम लिखा है वह सत्य नहीं है। हम आप सभी उसी को सत्य मानते हैं। मैंने एक सज्जन से प्रश्न किया कि जिस पिता का नाम इनका लिखा हुआ है, वो पिता इनके जन्म से पहले 13 महीने तक ऑन बेड थे, बिस्तर पर थे। उसके बाद उनका निधन हुआ। उनके निधन के 7 माह बाद इस महोदय का जन्म हुआ। अब इसके बाद भी वही उनके पिता हैं, इसमें कुछ कहने के लिए बचता है क्या? और हम किताबों का रेफरेंस देते देते बताते बताते आज तक बताते चले आ रहे हैं कि वही उनके पिता हैं। यहां नाम का उल्लेख करना उचित नहीं है। कल कहा गया था जब भाषा व्यक्ति की बदलती है तो उसका कस्टम बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है, सिविलाइजेशन बदल जाता है। नहीं, उससे भी बहुत आगे जाइए। जब भाषा पर प्रश्न खड़ा होता है और भाषा को लेकर हमारे मन में आग्रह पैदा होता है कि यह भाषा ठीक है, यह भाषा ठीक नहीं है, यह श्रेष्ठ है या अश्रेष्ठ है, जब यह मन में हमारे पास, हमारे मस्तिष्क में खड़ा होता है, तो यह दूसरे औपनिवेशिक मानसिकता का सबसे बड़ा बदबूदार नमूना पेश करता है। आज के समय में, वर्तमान समय में दुनिया में उद्यमिता विकास के, तकनीकी विकास के जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं में 78%, 78% केवल चीन के द्वारा, दक्षिणी कोरिया के द्वारा और जापान के द्वारा चलाई जाती है। 78%। ये तीनों देश भाषा को लेकर कितने कड़ाई से आग्रही हैं
कितनी कठोरता से आग्रही हैं, आप हम कल्पना कर सकते हैं। उसका उदाहरण मैं बताता हूं। 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कॉन्फ्रेंस में मुझे बीजिंग जाना था, और बीजिंग जाने में मुझे जो वहां से आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ था, उस आमंत्रण पत्र में सारी बातें पहले चाइनीज में लिखी होती थी, उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा होता था। मैंने जब वीजा आवेदन किया तो उस आवेदन को चाइनीज एम्बेसी ने यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि आप का जो आमंत्रण पत्र है उसमें आयोजकों का हस्ताक्षर अंग्रेजी में है, जब तक चाइनीज में हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक आपको बीजिंग जाने का वीजा नहीं मिलेगा। मैंने आयोजकों को फिर से मेल किया, उन्होंने 1 घंटे में दूसरा आमंत्रण पत्र भेजा, फिर मैंने आवेदन किया, वीजा मेरा स्वीकार हुआ। स्वीकार होने के बाद आयोजकों को मैंने लिखा कि अब हम तभी आपके कॉन्फ्रेंस में आएंगे जब हमारा व्याख्यान अंग्रेजी में नहीं संस्कृत में होगा। अगर आप हमको इसकी अनुमति देते हैं तो मैं आपके यहाँ आऊंगा, अन्यथा मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में किसी का यहाँ व्याख्यान नहीं होना है, कुल 48 स्पीकर हैं, किसी का नहीं होना है, इसलिए हिंदी संस्कृत जैसी भाषाओं के ट्रांसक्रिप्शन की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हम कल आपको इसके बारे में रिस्पांस करेंगे, उत्तर देंगे। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन उनका आया कि आप संस्कृत में व्याख्यान दीजिए, लेकिन आइए यहाँ व्यवस्था की गई है। हस्ताक्षर को लेकर आग्रह करने वाला देश जापान, दक्षिणी कोरिया और चीन भाषा को लेकर इतने कठोर हैं कि किसी कीमत पर अगर एयरपोर्ट से किसी वेन्यू पर जाने के लिए आपको किसी से एड्रेस पूछने की जरूरत पड़ेगी तो वो व्यक्ति वहां का अगर चाइनीज होगा तो आपको अंग्रेजी में नहीं उत्तर देगा, लिखकर बहुत मजबूर होगा तो लिखकर अंग्रेजी में आपको दिखा देगा, लेकिन अंग्रेजी बोलेगा नहीं। और हम कहते हैं बिना अंग्रेजी के हमारा विकास नहीं होगा। हम उसके लिए हीनता बोध के इतने शिकार होते हैं कि हम आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति बनती है हमारी आपकी। और इस नाते मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि केवल हमारा कस्टम, कल्चर और सिविलाइजेशन नहीं बदलता, हमारी दिनचर्या बदलती है, हमारी जीवनचर्या बदलती है, हमारा जीवन मूल्य बदलता है, हमारा संस्कार बदलता है, हमारी परंपरा बदलती है, हमारी सभ्यता बदलती है, हमारी संस्कृति बदलती है और हमारा धर्म भी बदल जाता है। ये एक समीकरण है नीचे से ऊपर तक इस बात का, ये केवल शब्द नहीं है। भारतीय वाङ्मय में जो हम उच्चारण करते हैं वो भी अदृश्य है। हम उच्चारण करते हैं वो अदृश्य है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आप उसको अनुभूत कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। अदृश्य ये शब्द यहां हम लिख दें आप सब समझ जाएंगे, लेकिन वो शब्द कहां से आता है? जब शब्द आता है आप तक एक्सप्रेस होता, जब वो पहुंचता है तो उससे हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, ध्वनि नाद करती है। और जब नाद होता है तो वह नाद कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर टकराता है, वो हर जगह इस पूरे हाल में टकरा रहा है। आपके कान पर टकरा रहा है क्योंकि आपके कान में शक्ति है उसको ग्रहण कर लेने की, इसलिए वो आपको सुनाई पड़ता है। वो नाद जब आपको सुनाई पड़ता है, उसी नाद की जो ध्वनि है और आपके कर्णपटल से पहले, उसी को हम इसी नाते शब्द को ब्रह्म कहते हैं। एक शब्द भारत में अपने आप बहुत कुछ कहता है, सब कुछ कह देता है। इसलिए हमारी जो दिनचर्या होती है उसके सकारात्मक पक्ष, उसके वास्तविक और सुविधा मूलक हमारे धर्म का निर्माण होता है।
एक क्रमिक प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में जितना भी थोड़ा भी खराब रह जाता है तो वो छटनी हो जाती है और अंत में जैसे घृत होता है एकदम शुद्धतम रूप में धर्म वही अंत में बच जाता है। ये सब हमारी जब भाषा में गड़बड़ी होती है तो ये सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और सब कुछ जब ये गड़बड़ होता है तो हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा होता है, हमारे मूल्य पर प्रश्न खड़ा होता है। और इस नाते इस आलोक में जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम कैसे जाएंगे, औपनिवेशिक मानसिकता के कारण हम कैसे आगे जाएंगे, तो हम केवल वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात सोच पाते हैं। हम कभी भी प्रोग्रेस और सक्सेस के विषय में, जिसको हम प्रगति और उन्नति कहते हैं, उसके विषय में नहीं सोच पाते हैं। और शांति और संतुष्टि उसी प्रगति और उन्नति में, प्रोग्रेस और सक्सेस में निहित होती है। कोई भी चीज जब आगे बढ़ती है वह मात्रात्मक रूप में केवल क्वांटिटेटिव आगे बढ़ रही है तो वो ग्रोथ होता है। जैसे इस हाल में संख्या पूरी भर गई, बढ़ गई, या इसका ग्रोथ हुआ। लेकिन बहुत सुबुद्ध पढ़े लिखे लोग आए, ध्यान से चिंतन मनन करने वाले, सुनने वाले लोग आए, तो इसका मतलब है इसका डेवलपमेंट हुआ। जब उसमें रूल यानी नियम और नाम, मान्यताएं, जब उसके साथ उस संख्या यानी उस संख्यावाची और गुणवाची धर्म से जब नियम और व्यवस्था भी जुड़ जाती है, तब व्यक्ति की क्या होती है? प्रगति होती है, प्रोग्रेस करता है। और जब इन तीनों के साथ एथिक्स भी जुड़ जाता है और धर्म भी जुड़ जाता है, जब मूल्य और धर्म भी समाहित हो जाता है उसमें, तब हमको सक्सेस मिलती है, तब हमको सफलता प्राप्त होती है। आज जो भी मानदंड है आगे बढ़ने का, वह मानदंड हमारा दूसरे को देखकर आगे बढ़ने का जो भेड़ चाल है, उसके आलोक में चल रहा है और हम ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और सक्सेस के भेद से वंचित हो जा रहे हैं। जो वृद्धि है, विकास है, प्रगति है और उन्नति है, उसके भेद से वंचित हो जा रहे हैं। इसकी वास्तविकता में, इसकी गहराई में हमको, आपको, सबको बहुत ठीक प्रकार से जानना पड़ेगा। और इस नाते भारत की जो शोध और अनुसंधान की दृष्टि है वह क्या है, इसको जानने के साथ साथ क्या नहीं है, इसको भी जानना जरूरी है। और उसके सामने चुनौतियां और खतरे क्या हैं, इसको भी हमको, आप सबको जानना बहुत आवश्यक है। और इसलिए मूल क्या है? मूल है हमारा मस्तिष्क। ये मस्तिष्क मूल कैसे है? अभी हम आप सब जो मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, उस मोबाइल की एक मेमोरी कार्ड होता है, रैम भी होता है। और कई बार लोगों को मैं कहता हूं, जो गांव में चक्की में आटा पीसा जाता था, उस चक्की में आटा पीसने के लिए जो गेहूं ऊपर से जहां से डाला जाता था, वो इनपुट का काम करता है। और जो चक्की के दोनों पार्ट हैं वो प्रोसेसर हैं। उन दोनों के बीच का जो गैप है वो रैम है। और जो आटा निकलता है, जहां संग्रहित होता है, वो हमारा मेमोरी कार्ड है। और ये कैसे है? जो हमारे दिल की धड़कन है, ये कितना भारत में कितनी गहराई तक ये सब रचा बसा है। जो हमारे दिल की धड़कन है, ब्लिंक करती है, यहां से आप तेजी से दबाइए तो जो ऐसे आप स्पेस बनता है, वो ब्लिंक करता है। एक स्पेस की जो जगह होती है वो एक बिट, BIT कही जाती है। 1024 बिट
जब एक साथ इकट्ठा होती है तो वो एक बाइट B/TE कहा जाता है। 1024 बाइट जब इकट्ठा होता है तो वो 1 किलोबाइट कहा जाता है। 1024 किलोबाइट जब इकट्ठा होता है तो वो 1 मेगाबाइट कहा जाता है। 1024 मेगाबाइट इकट्ठा होता है तो 1 GB 1 गीगाबाइट कहा जाता है। 1024 गीगाबाइट जो होता है वह जब इकट्ठा होता है तो 1 TB 1 टेराबाइट कहा जाता है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने, आज के लोग आश्चर्यचकित हैं कि जो व्यक्ति का मस्तिष्क है इसको कितने हजार टेराबाइट में आप मापिए, अकल्पनीय है। आप माप ही नहीं पाएंगे इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है। हम 256 GB 512 GB का एप्पल का, सैमसंग का फोन और बाकी सब लेकर इतराते हैं कि हमारे पास इतनी मेमोरी है, इतना वीडियो आ जाएगा, इतना फोटो आ जाएगा, इतना PDF फाइल आ जाएगी, इतना रनिंग मैटर आ जाएगा। हम बेचैन और व्याकुल हो जाते हैं, हमारे पास ये आए, इसको हम मूल और आधार मानने को तैयार नहीं। ये सच है और दुनिया हमारे पीछे भाग रही है, हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। आप काशी चले जाइए, आप धारवाड़ चले जाइए, मथुरा वृंदावन चले जाइए, ऐसे ही बहुत सारे सांस्कृतिक केंद्रों पर चले जाइए तो आप पाएंगे कि जो विदेशी आए हुए हैं वो भारतीय परिधान पहनने के लिए बेचैन और व्याकुल हैं। विदेशी महिलाएं भारत के परिधान पहनने के लिए बेचैन और व्याकुल हैं। अविवाहित हैं लेकिन वो देखकर सिंदूर और माथे पर टीका और बिंदी लगाकर बेचैन है, उनको उत्सुकता है, जागरूकता है कि कैसे है। काशी से मेरा पारिवारिक संबंध है, प्राय आना जाना होता है। काशी में आप जाइए, कोई बड़ी विभूति, कोई विशिष्ट व्यक्ति का जब निधन होता है, गंगा के किनारे उसके दाह संस्कार के लिए लोग ले जाते हैं। जो विदेशी पर्यटक वहां आते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो भी दौड़ दौड़ के कंधा लगाने के लिए व्याकुल रहते हैं। मैं 50 लोगों की शव यात्रा में शामिल होकर मैंने देखा है, मेरे हाथ से वह जो होता है उसको छीन कर अपने कंधे पर लगा लेने की बेचैनी होती है उनके अंदर। हम कितने वह होने के लिए बेचैन है जो हम होने के लिए हमसे ज्यादा बेचैन है। संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत सारे लोग गए हैं, कुछ देशों में मैं भी गया हूं। आप संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों की राजधानी में एक मार्केट हिंदुस्तानी मिलेगा जहां काजीवरम की साड़ी से लेकर बनारसी साड़ी, हैंडलूम साड़ी और न जाने क्या क्या भारतीय व्यंजन आपको मिलेगा। आपको जमीन पर बैठा के फलाहार कराने वाले मिलेंगे, आपको जनेऊ पहनाने वाले लोग मिलेंगे, टीका चंदन लगाने वाले लोग सब वहां मिलेंगे। इसलिए क्योंकि भारत होने में जीव का ही नहीं, दुनिया का, सृष्टि का भला है। यह लंबा चलने वाला है, यह दूर तक जाने वाला है, इसके अस्तित्व का मूल्य है। आज भी कल कोई सज्जन आए थे, ये अगस्त का महीना है, हमारे गोरखपुर के एक प्रोफेसर साहब थे, हम लोगों के टीचर श्रेणी के थे। वो एक विश्वविद्यालय के कुलपति हुए। जून महीने में एक शादी में हमसे मिले तो वो सूट टाई लगाकर एकदम दुरुस्त, एकदम फिटाफिट वहां पहुंचे थे। हमने कहा, श्रीमान आपको गर्मी नहीं हो रही है? तो उन्होंने कहा क्या करें, ये प्रोटोकॉल है, इस नाते इसको करना पड़ता है। हमने कहा ये कहाँ लिखा है, ये प्रोटोकॉल कहाँ से कैसे सीखा आपका ये प्रोटोकॉल है? वस्त्र का अर्थ है आपका तन यानी शरीर ढकने के लिए वस्त्र पहनना है। आप पढ़े लिखे इसलिए नहीं होंगे कि आप सूट टाई हमेशा एकदम टाइट रहेंगे तभी आप पढ़े लिखे कहे जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये भ्रम है, क्योंकि यह वे लोग करते रहे हैं जहां तापमान 10-15 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्ष में कभी होता नहीं, इसलिए वो उसके अभ्यासी हैं। और वैसा ही हो जाएंगे तब भी हम पढ़े लिखे कहे जाएंगे, इसलिए वही नकल हम करने लगे हैं। और मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए हम भी वैसा ही हो जाने के लिए बेचैन हैं। अनेक बार हंसी आती है। मेरे पिताजी बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती थी, वो सामान्यतः एसी में नहीं रहते थे, एयर कंडीशनर में नहीं रहते थे,
बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, आई बहुत हो गई थी, मैं आग्रह पूर्वक एयर कंडीशन में ले जाता था। रात को 11-12 बजे बाद कहते थे हमारे कक्ष में हमको ले चलो, तो मैं कहता था यहाँ ओढ़ने के लिए मैंने रखा हुआ है कंबल, जब ठंडक लगे आपको तो इसको ओढ़ लीजिए। तो कहते थे तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा मूर्ख इस दुनिया में होगा तो भारत का सत्यानाश होगा। ये मई जून का महीना है, इस समय कंबल ओढ़ के कोई सोता है क्या? इतनी बड़ी मूर्खता। जो प्रकृति की व्यवस्था है, हमको ठंड लग रही है तो हम एसी बंद करने के बजाय कंबल ओढ़कर और गौरवान्वित होते हैं कि हम बड़े रईस हैं, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हम बड़े प्रगतिशील हैं, हम बड़ा डेवलपमेंट कर चुके हैं। इस तरह का भाव हमारे आप सबके मन में आता है। ये कितना हास्यास्पद है। ये वातानुकूलन का प्रयोग करिए आप, लेकिन ठंड लग रही है फिर भी हम ओढ़ के बैठे हैं, हम सूट टाई लगा के एकदम कंप्लीट बैठे हुए हैं क्योंकि हमको ठंड लग रही है, और जानबूझ के हम ठंड पैदा भी किए हुए हैं। इससे बड़ा अपढ़ मानसिकता का लक्षण क्या और कोई हो सकता है? और ऐसी परिस्थिति में आप शोध और अनुसंधान की भारतीय दृष्टि पर विचार करने के लिए चलते हैं, और इसीलिए चलते हैं कि औपनिवेशिक मानसिकता से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, जब तक इस कचरे को रिन साबुन से या निरमा से साफ करके बाहर नहीं करेंगे, तब तक शोध और अनुसंधान की भारतीय दृष्टि नहीं आ सकती। इंदु ताई हैं, इंदुमती काटरे जी, गुजरात की, वो मैं उनको अपना गुरु जैसा मानता हूं। विद्यानिवास मिश्र जी से उनकी कई बार भेंट मुलाकात हुई है। वो चर्चा करती हैं, और चर्चा करती हैं ऐसे तरीके से चर्चा करती हैं कि आप हतप्रभ से रह जाएंगे। भारत में ऐसी प्रकार की विकृति पैदा की गई कि वो बताती हैं कि एक घर में मैं गई भोजन पर, तो शाम को एक छोटा बच्चा हमारे सामने जीन्स और टी शर्ट पहन के आया। तो हमने कहा बेटा किस कक्षा में पढ़ते हो? तो उसकी माँ ने कहा कि ये बेटा नहीं बेटी है। तो मैंने पूछा इसको यह वस्त्र क्यों पहनाया है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि इसलिए पहनाया है कि हम बेटा बेटी को में कोई अंतर नहीं समझते, हम दोनों को एक ही समझते हैं। तो कहे ये इसका अर्थ ही है कि आप अलग समझते हैं और इसको बेटा बनाने के लिए बेचैन और व्याकुल है। इस कचरे को आपको साफ करना पड़ेगा, तब आप औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पाएंगे। आप ये क्यों नहीं मानते कि जो स्त्री का वेश है उसी वेश में वो श्रेष्ठ है? आप क्यों नहीं मानते? वह वेश, उसकी प्रकृति, उसकी संरचना प्रकृति ने जो बनाई है उसी में रहकर क्या वो श्रेष्ठ नहीं है? पुरुष जैसा ही बनाकर उसको बराबरी का दर्जा आप दिलाने पर अगर उतारू हैं, तो क्यों स्त्री का वेश पुरुष को पहनाकर उसके बराबर क्यों नहीं कर देना चाहते हैं? यह जो गुलामी की मानसिकता है, यह जो अंग्रेजियत की मानसिकता है, इस मानसिकता से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक हम शोध और अनुसंधान की भारतीय दृष्टि पर काम नहीं कर सकते। हम बुद्धि विलास के लिए उस पर चर्चा वार्ता जरूर कर सकते हैं, और जो हम सुन पढ़ते हैं, जो जान पढ़ते हैं, जो दिखाई पड़ता है, जैसे पहले बेल बॉटम टाइप, जो नीचे पैंट ऊपर पतला और नीचे बहुत चौड़ा चल पड़ा था, तो सब लोग वही पैंट बनाने लगे। फिर ऊपर चौड़ा हुआ, नीचे पतला हो गया, तो सब लोग वही बनाने लगे। फिर दोनों चौड़ा हुआ तो वही बनाने लगे। फिर मैकेनिकल कारखानों में जीन्स पहनते थे, उसमें कई जेब रहती थी, किसी में पिलास, किसी में सड़सी, किसी में रेंज, किसी में पेचकस, ये सब रखना होता था, तो जीन्स पहन लेते थे। और वस्त्र इसलिए पहनने जाते हैं कि हमारे जो अंग हैं उनका प्रदर्शन न हो। अब हमारा प्रदर्शन हो रहा है, बस ये है कि एक लेयर भर और चढ़ जा रही है, और हम अपने आप को कहते हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट, क्या विकास हुआ, अद्भुत विकास हुआ। इसलिए शोध और अनुसंधान की भारतीय दृष्टि पर जब हम विचार करते हैं,
जब हम कार्य करना चाहते हैं तो हमको अपनी मानसिकता, अपना मन मस्तिष्क भारतीय बनाना पड़ेगा। और बनाना पड़ेगा तो ये जो दृष्टि का विषय है, इसमें 4 प्रश्नों का हमको उत्तर ढूंढना पड़ेगा। एक, पहला कि हम क्या देख रहे हैं, यानी किसको देखना चाहते हैं, हमारी दृष्टि क्या है। हम कैसे देखना चाहते हैं, हम किससे देखना चाहते हैं, और हम कहां से देखना चाहते हैं। हम क्या देखना चाहते हैं, हम इस पर विचार करते समय, भारतीय शोध और अनुसंधान की दृष्टि पर विचार करते समय हम देखना ये चाहते हैं कि विलियम फला ने ये पुस्तक लिखी है, उसमें उसने 5000 रेफरेंस बुकों का नाम दिया है। ऐसे रेफरेंस नाम हैं, उसमें रेफरेंस दिए हुए हैं रोमिला थापर और इरफान हबीब के इतिहास की पुस्तकों जैसे, जो वो पुस्तक लिखी ही नहीं गई, वो रेफरेंस बुक में है, वो लिखी ही नहीं गई, उस नाम का कोई लेखक ही नहीं है और रेफरेंस में उनका नाम है। उन किताबों को पढ़ा ही नहीं, उसका नाम है। इरफान हबीब 1931 में पैदा हुए, उनके बाप का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 1920 में स्थापना हुई। इतिहास के उनके पिताजी पहले अध्यापक वहां बनाए गए, इसलिए बनाए गए कि उनके पिता यानी इरफान हबीब के ग्रैंडफादर मोहम्मद शमीम मोतीलाल नेहरू जी के और ए.ओ. ह्यूम के बड़े अभिन्न मित्र थे, बड़े अधिवक्ता थे। 1915 में लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आयोजन समिति के संयोजक थे इरफान हबीब के ग्रैंडफादर, जहां 2 राष्ट्रवाद की संकल्पना का प्रतिपादन हुआ था। और इसलिए रेफरेंस लिखने की अभारतीय दृष्टि का ऐसा बीजारोपण, ऐसा षड्यंत्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को केंद्र बनाकर किया गया और 1969 में उसी का एक एक्सटेंशन, एक नया संस्करण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रूप में खड़ा कर दिया गया। और वो पूरे देश में लेखकीय दृष्टि से इस तरह का वायुमंडल बन गया कि हम आप आंख बंद करके उस दिशा में चलते हैं। सत्य, यथार्थ और मूल विद्या को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वतः सिद्ध प्रमाण होता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। आज किसी भी गैर पढ़े लिखे व्यक्ति से, जिसने अक्षर ज्ञान भी नहीं है, कभी पढ़ाई का अभी आरंभ भी नहीं किया है, उसको कहिए पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, वो तुरंत मान लेता है। क्यों मान लेता है? भगवान राम है, दुनिया में कुछ अपढ़ ज्ञानी 2, 4, 5% होंगे, भगवान राम वो थे, यह व्यक्ति मान लेता है, उस पर प्रश्न खड़ा नहीं करता। मान लेना, स्वीकार कर लेना, यानी हम क्या देखना चाहते हैं, यह पहले आपको तय करना पड़ेगा। दूसरा, हम कैसे देखना चाहते हैं। जब हम कैसे देखना चाहते हैं तो उसका पूर्व पक्ष भी होता है जो पूर्वाग्रह से युक्त होता है। दूसरा होता है उसका वर्तमान स्वरूप, यानी यथा स्थिति में उसको देखना। और तीसरा होता है उसका उत्तर पक्ष, यानी हम कुछ उद्देश्य लेकर ही देखना चाहते हैं। जैसे शोध हम करना शुरू करते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं, उसमें हाइपोथेसिस तय करते हैं और शुरू से ही मान के चलते हैं यही रिजल्ट देना है। तो हम कैसे देखना चाहते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष, किससे देखना चाहते हैं? आंख से? क्या केवल आंख का देखा हुआ ही सत्य होता है? आंख से देखना यानी शरीर से देखना है। जब हम इन तीनों से कोई चीज देख पाते हैं, दिल से, दिमाग से और शरीर से, जब तीनों से हम कोई चीज एक साथ देख पाते हैं, तब हमारा देखना पूर्ण होता है। हवा चल रही होती है, आंख से नहीं देख रहे होते हैं, लेकिन दिल और दिमाग हमारा देख रहा होता है उसको। इस बिल्डिंग की नींव हम नहीं देख रहे हैं,
आंख नहीं देख रही है, लेकिन दिल और दिमाग हमारा देख रहा है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, जब हम कोई व्यक्ति हमारे आंख के सामने नहीं होता, उस व्यक्ति का हमारा परिचित है, वो 1000, 2000, 5000 किलोमीटर दूर है, उसका नाम लेते ही हम कोई चीज ऐसे हमारे अंदर है कि वो उसको देखने लगती है। वो क्या देख, आंख नहीं देख रही होती है उस समय। अगर केवल आंख देख रही होती, केवल वही प्रमाण होता, तो हम उसको नहीं देख पाते। इसलिए अगर हम दिल से भी देख रहे हैं, दिमाग से भी देख रहे हैं और शरीर से भी देख रहे हैं, तब वह देख पाता है सच्चे अर्थ में। और जो भारतीय मानसिकता है वह इसी प्रकार के स्वभाव की मांग करती है, तब हम शोध और अनुसंधान की भारतीय दृष्टि तक पहुंच पाते हैं। एक चौथी बात है, हम कहां से देख रहे हैं। हम भिलाई में बैठकर क्या अरकानसास से भिलाई को देखना चाहते हैं? क्या लंदन से भिलाई को देखना चाहते हैं? क्या रोम से, क्या एडिनबरा से, क्या न्यू साउथ वेल्स से भिलाई को देखना चाहते हैं? हमको भिलाई के विषय, भिलाई को देखना है तो भिलाई से हमको भिलाई को देखना पड़ेगा। यहां प्रकृति ने क्या दिया है, यहां के लोग कैसे हैं, यहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन कैसे हैं, इससे अगर हम देखते हैं तब हम वास्तविक अर्थों में देख पाते हैं इस स्थान। कहां से देख रहे हैं? तुलनात्मक रूप में हम विचार दूसरे का कर सकते हैं, लेकिन वह तुलना करने के लिए हमको ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए जो तुलना एकदम असामान्य हो। हम अपने आप को कोसते फिर रहे हैं, हम अपने आप को नीचा दिखाते। एक सहज सामान्य प्रश्न का उत्तर हम नहीं ढूंढते कि हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है, हमारे यहाँ कोरोना में 2 लाख लोग नहीं मरे, अमेरिका जितको इतना विकास हो गया, इतना विकास हो गया, चिकित्सा क्षेत्र में इतना विकास हो गया, सफाई और हाइजीन में इतना विकास हो गया, आज से 30-35 साल पहले से वहां लोग सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। आज बातें हम कहते हैं, वहां केवल 35 करोड़ जनसंख्या है, लगभग 7 लाख लोग मर गए, क्यों और कैसे? ये सहज सामान्य प्रश्न हमारे आपके मन में आना चाहिए। और इसलिए जब हम शोध और अनुसंधान की भारतीय दृष्टि पर विचार करते हैं, तो इन सब बातों का भी हमको बहुत सजगता से ध्यान रखना पड़ेगा। समय अधिक हो रहा है, हम केवल इस उम्मीद, इस अपेक्षा, इस निवेदन, विनती, प्रार्थना के साथ अपनी बात पूर्ण करते हैं कि अगर आप सच में शोध और अनुसंधान की भारतीय दृष्टि पर विचार करना चाहते हैं, तो आप प्रज्ञा को समझिए, विद्या को समझिए, विज्ञान को समझिए, ज्ञान को समझिए, लकीर के फकीर मत बनिए। और इन चारों का विवेकवान और बुद्धिवान व्यक्ति, विवेकवान और बुद्धिवान, बुद्धिमान कोई शब्द है ही नहीं। विवेकवान होता है व्यक्ति, बुद्धिमान होता है व्यक्ति, वह इस प्रज्ञा, इस विद्या, इस विज्ञान, इस ज्ञान का उपयोग और सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता। अगर हम इसको मानकर स्वीकार करके आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा कृतित्व ही ऐसा होना चाहिए कि प्रमाण के आधार पर हमको कहने की जरूरत ना पड़े। हमारे गांव के एक अधिवक्ता थे, मेरे साथ गोरखपुर शहर गए गांव से, और शहर गए तो हमारे गांव के ही एक अफसर थे, पशुपालन के अफसर। तो उस अधिवक्ता महोदय के पिता ने कहा था कि छोटे बेटे को पढ़ने के लिए गोरखपुर में एक स्थान तय करके आना। उनसे मैंने कहा है, डॉक्टर श्रीनिवास यादव जी से, उनसे बात करके आना कि उन्होंने कोई स्थान देखा है या नहीं। मैंने उस अधिवक्ता के साथ उस इंस्पेक्टर साहब के पास गया, पशुपालन के इंस्पेक्टर थे। जब वहां गए तो उन्होंने 2-3 जगह बताई, यहाँ आप रुक सकते हैं, आपके भाई रुक सकते हैं, आप जाके अपने पिताजी को बता दीजिएगा।
उस वकील साहब ने उस इंस्पेक्टर साहब से कहा, यही बात एक कागज पर लिख कर मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, आप शाम तक घर जाएंगे, अपने पिताजी को बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी मेरी बात का विश्वास नहीं मानेंगे, उनको आपका लिखा हुआ प्रमाण चाहिए। उस इंस्पेक्टर साहब ने एक लाइन की बात का उत्तर दिया कि अगर आपके पिताजी को आपकी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ भी लिख कर देने वाला नहीं हूं। आपकी बात अगर स्वतः प्रमाणित नहीं है आपके पिताजी के लिए तो हमारे लिख के देने का कोई मूल्य और अस्तित्व। आप बात ही ऐसी क्यों कह रहे हैं कि किसी को प्रमाण मानने की जरूरत पड़ रही है? यह शोध और अनुसंधान की भारतीय दृष्टि है। अमुक ने कहा इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं, यह गल्प है, यह फ्रॉड है, यह झूठ है, यह विद्यावान होने का लक्षण नहीं है, यह भारतीय होने का लक्षण नहीं है, यह सनातनी होने का लक्षण नहीं है, भारतीय विद्या परंपरा में चलने और इठलाने का, आनंदित होने का लक्षण नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन, विनती, प्रार्थना है कि इस दिशा में चलने के लिए आप क्या देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, किससे देखना चाहते हैं, कहां से देखना चाहते हैं, वह दृष्टि जब तक आप विकसित नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर भारतीय दृष्टि नहीं आएगी। और भारतीय दृष्टि नहीं आएगी तो आप शोध और अनुसंधान, जो भारतीय दृष्टि का उच्च बिंदु है, उच्चतम बिंदु है, वहां तक हम आप सब नहीं पहुंच सकते। हमारी बात अगर आप सबको कहीं से कष्ट दी हो, क्योंकि बहुतायत हम लोग उसी मानसिकता के रहते हैं। मैंने जो भी लेखन किया है, जिन भी पुस्तकों का लेखन किया है, मेरी किसी भी पुस्तक में कोई रेफरेंस नहीं है। किसी को मानना हो तो माने, खरीदना हो खरीदे, पढ़ना हो पढ़े, लेकिन इस बात का मैं आश्वासन और विश्वास जरूर देना चाहता हूं कि उसमें 99.99% बातें ऐसी होंगी कि जिसमें आपको प्रमाण पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद, नमस्कार।